हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल ऑल एजुकेशन विथ मी। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार में आज हम लोग ये जानेंगे कि वर्ण किसे कहेंगे या इन वर्णों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हम पहले वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि वर्ण हम किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो हम बोलते हैं, जो ध्वनियाँ हैं, हम जो ध्वनि निकालते हैं, आवाज़ जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, वही क्या है, हमारे वर्ण है। इन्हीं को सबसे छोटी इकाई कहा गया है। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे वर्ण कहा गया है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। हम जिसका खंड नहीं कर सकते वही ध्वनियाँ या वही इकाई हमारी क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 52 है। इनकी कुल संख्या कितनी है, 52 है। और इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया। किसमें तो स्वर में और व्यंजन में, जहां स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजन की संख्या 33 बताई गई है। अब स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इसे हम लोग जानेंगे। तो स्वर क्या होता है, जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। जिनका स्वतंत्र उच्चारण अर्थात जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 11 होती है। 11 होती है। कौन कौन होते हैं इसमें, तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। आगे हम देखेंगे कि स्वर जो होते हैं, इन स्वरों को भी बांटा गया है। मुख्यतः जो स्वरों की संख्या बांटी गई है वो 3 बांटी गई है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर के बारे में हम लोग जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। तो जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो। अब एक मात्रा का समय, तो एक मात्रा हम किसे बोलेंगे, जैसे हम अपनी पलक को एक बार झपकाते हैं तो उस झपकाने में, एक बार पलक को झपकाने में जितना समय लगता है उसे ही हम एक मात्रा का समय कहते हैं। तो हम अगर ह्रस्व की बात करेंगे तो जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या कम समय लगता है, उसकी हम उन्हें क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। और उनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ, री। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। यानी इनके उच्चारण के समय केवल एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात कम समय लगता है। दूसरा हमारा आता है दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर, जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं या हम दीर्घ स्वर कहेंगे किसे, उसको देखते हैं। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, अर्थात जितने बार हम 2 बार, यानी हमको जितना समय लगेगा 2 बार अपनी पलक को झपकाने में, उतना ही इसके उच्चारण में भी समय लगेगा, अर्थात उसे हम क्या बोलेंगे, 2 मात्रा का बोलेंगे। तो जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है। क्या होता है, इसमें जो ह्रस्व स्वर होता है, इस ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय किसमें लगेगा, दीर्घ स्वर में लगता है। और इनकी संख्या 7 होती है। जैसे आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ,
ए ओ औ, ये क्या हो गए, दीर्घ स्वर में आएंगे। नेक्स्ट हमारा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हम किसको बोलेंगे, तो इनका प्रयोग हम बुलाने में करते हैं। जैसे अगर हमें किसी को बुलाना है तो उस समय हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, और इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे अगर कोई दूर पे है, अगर कोई हमसे बहुत दूर है, उसको बुलाना है तो हम कहते हैं यहाँ आओ, कहाँ हो, तो क्या करते हैं, जोर से बुलाते हैं, तो हमको चिल्लाना पड़ता है, तो वहां पे कौन सा होगा, प्लुत स्वर होता है। जैसे हम ओम बोले तो ओम तो झटके में बोल नहीं सकते, बोलते हैं ओम, तो क्या हुआ, आवाज को हम थोड़ा खींचे, तिगुना समय लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। इसके बाद हमारा आता है अनुस्वार। अनुस्वार जो होते हैं, अनुस्वार की जो संख्या होती है, अनुस्वार की संख्या 5 होती है, अनुस्वार की संख्या 5 होती है। जैसे अगर हमारा ये बिंदी, अनुस्वार का जो सिंबल है ये क्या होता है, बिंदी होता है, ऊपर एक बिंदी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अनुस्वार हो जाएगा। इनका उच्चारण नाक से किया जाता है, इसका उच्चारण जो है, जो अनुस्वार होते हैं, इन अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसे ही हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं। जैसे हम कोई वर्ग ले लें, क वर्ग ले लें, क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कोई भी हमारे जो वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, क च ट त प, ये हमारे 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों के जो अंतिम वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये हमारे जो 5 अंतिम 5 वर्ण होते हैं, इन्हीं अंतिम 5 वर्णों को ही हम क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं, और इनका उच्चारण नाक से होता है। जैसे यहाँ लिखे हम अंग, अंग, इय, ड़, न, म, इनका उच्चारण नाक से होता है, इसलिए इन्हें अनुस्वार कहा जाता है या इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण में लिया है गंगा। गंगा, अगर हम गंगा को नाक बंद करके बोले तो इसका उच्चारण करने में हमें कठिनाई होगी। जैसे गंगा, देखिए जब हम नाक बंद करके इसका उच्चारण करेंगे तो यह नहीं, इसका उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं हो पाएगा। देखिए जैसे गंगा, लेकिन जब नाक खोल के बोल रहे हैं गंगा तो इसका उच्चारण शुद्ध रूप से हो जा रहा है। तो ये क्या होते हैं, हमारे अनुस्वार होते हैं, ये नाक से ही इसका उच्चारण हो पाता है। इसके बाद हमारा आता है अनुनासिक। अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदी होती है, जहां पर ऊपर क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदी हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर ध्वनियां नाक मुख के अंदर से दबाव से बाहर निकलती हैं, यानी अर्थात इसमें हमें नाक और मुख दोनों के प्रयोग से ध्वनियां क्या होती हैं, नाक और मुख के अंदर से दबाव से बाहर आती है, दबाव से बाहर आती है, बाहर निकलती हैं, तो ऐसे को ही हम क्या कहेंगे, अनुनासिक। जैसे हम बोलते हैं आंख, चांद, तो यहां जो वायु निकल रही है वो आंख और मुख, नाक और मुख दोनों के क्या हो रहे हैं, दबाव से ये बाहर आ रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, अनुनासिक कहा गया है। इसके बाद हमारी आते हैं आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियों का तात्पर्य है जो हमारा क्या हो, अंग्रेजी भाषा होती है, उस अंग्रेजी भाषा को ही जब हम हिंदी में लिखते हैं, जब उसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, किसी किसी जैसे अंग्रेजी भाषाएं होती हैं हमारी, जैसे हो गया डॉक्टर, हो गया ट्रॉफी, हो गया, ये हमारे कुछ इंग्लिश वर्ड हैं, तो इस इंग्लिश शब्दों का जब हम क्या करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, जब इस इंग्लिश शब्द का हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वहां ये आगत ध्वनियां लगाई जाती हैं। इसका जो चिन्ह होता है वो चंद्रमा की तरह होता है, लेकिन इसमें बिंदी नहीं लगती है। अगर चंद्र बिंदी में यहाँ हमारा चंद्रमा हो जाए, उसके साथ बिंदी हो जाए, तो हमारा वो किस में चला जाएगा, वो आ जाएगा अनुनासिक में। लेकिन केवल चंद्र रहे, आधा चंद्र रहे, तो वो किस में आ जाएगा, आगत ध्वनि। आगत का मतलब होता है लाना, कि कहां से, तो अंग्रेजी शब्दों को जब हम क्या करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, कुछ अंग्रेजी शब्दों का जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वहां पर जो ध्वनियां प्रयोग की जाती हैं वही क्या होती है, आगत ध्वनियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे व्यंजन पे। तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, और व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, ये 33 होते हैं।
जिनका उच्चारण हम स्वर के बिना नहीं कर सकते वही हमारे क्या होते हैं, व्यंजन। बिना स्वर के इनका उच्चारण संभव नहीं है। जैसे हमको क बोलना है तो देखिए हम बोलते हैं क, तो लास्ट में अ का उच्चारण आ रहा है, क, ख, ग, प, फ, जो भी हम करेंगे, जितने हमारे व्यंजन हैं उन व्यंजन में अगर हम उच्चारण करेंगे तो लास्ट जो उसका हमको प्रयोग करना होगा उसके साथ स्वर को लेकर चलना ही होगा, अन्यथा वह व्यंजन नहीं होंगे। ठीक, तो व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते और इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है और इन्हें भी मुख्य रूप से बांटा गया है। देखते हैं, पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण ओष्ठ, कंठ, जिह्वा के संपर्क में से होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण ओष्ठ, कंठ, जिह्वा के स्पर्श से, जैसे जो वायु निकल रही है वो क्या होगी, किसी न किसी कंठ को, जिह्वा को, तालु को, दंत को, इनको स्पर्श करते हुए जब बाहर निकलेगी, इसलिए इसे हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। तो आगे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसमें जानेंगे कि उच्चारण स्थान, कि किस शब्द का, जो हमारा किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, ये पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर स्पर्श जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ये क्या करते हैं, हमारे मुख के अंदर जो ओष्ठ है, कंठ है, तालु है, जिह्वा है, ये ध्वनियां जो होती हैं वो इनको स्पर्श करते हुए निकलती हैं और इनकी जो संख्या होती है 25 होती है। हम जो बताएं, कचट तप, क, च, ट, त, प, ये हमारे जो हैं ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5-5 इनमें होते हैं। क वर्ग में 5, क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये 5-5 मिलके कितनी संख्या हो जाती है इनकी, 25। तो स्पर्श व्यंजन जो क, च, ट, तप वर्ग है, ये देखिए यहाँ पे ये क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प, इसी को शार्ट में हम लोग याद करेंगे तो क्या बोलेंगे, क, च, त, प। कचटतप जो होते हैं यही हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, लास्ट में अभी इसके बारे में हम ऊपर डिस्कशन किए थे कि जो हमारे इसके अंतिम अक्षर होते हैं 5, इन्हीं को पंचमाक्षर बोला जाता है या इन्हीं को क्या बोला जाता है, और या इन्हीं को क्या बोला जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये जो पंचमाक्षर होते हैं इनको क्या कहा जाता और क्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती। जब हम इन सभी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो जो हमारी जिह्वा होगी वो मुख के किसी भाग को, इसके जैसे मुख के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करेगी। क्या करेगी, जो हमारा कोई भी भाग होगा, कोई भी भाग जो मुख के अंदर हमारा कोई भाग है, वो जिह्वा क्या करेगी, उसको पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है, य, र, ल और व। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। आगे हम देखेंगे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म से ही पता चल जा रहा है उष्मा, उसमें से ही क्या पता चल रहा है, उष्मा। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4। तो जिनके उच्चारण में हवा मुख में रगड़ खाने से उष्मा निकलती हो, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो जो हवा होगी वो मुख में रगड़ खाएगी और रगड़ खाने से उष्मा निकलेगी हमारे मुख से, तो उससे हम क्या कहेंगे, उष्म व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से हैं, तो स, श, श, ह, शरीफा स, षटकोण स और सड़क स, ये तीनों स और एक ह, ये किस में आते हैं, उष्म व्यंजन में आते हैं। अब आते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। जो व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, यानी जो व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे छत्री छ, ये
क और षटकोण स से मिलकर बनता है। त्र बनता है त और र से मिलकर बनता है। ज्ञ जो है वो ज और इ से मिलकर बनता है। स्र जो है वो श शरीफा स और र से मिलकर बनता है। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में संयुक्त व्यंजन में पूछ लेता है कि स्र किन किन दो वर्णों से मिलकर बना है, या ज्ञ सबसे ज्यादा जो ट्रेंड करता है वो ज्ञ का करता है, और इसमें लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ज्ञ, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसमें होता है, इस ज्ञ में करते हैं लोग कि ये ज्ञ किससे मिलकर बना है। तो ज्ञ हमें याद कर लीजिए ज और इ से मिलकर बना है। ज्ञ ज और इ से मिलकर बना होता है। आगे हम लोग देखेंगे द्वित व्यंजन कि द्वित व्यंजन क्या होते हैं। तो द्वित व्यंजन नाम से ही पता चल रहा है, द्वित्व यानी दो लोगों की बात करेगा। जब एक स्वर सहित वर्ण का स्वर रहित वर्ण से मेल होता है, एक हमारा स्वर सहित वर्ण होगा, एक कैसा होगा, स्वर रहित, यानी एक क्या होगा, स्वर सहित और एक स्वर रहित। तो जो स्वर सहित होते हैं ना, जो स्वर सहित होते हैं उनको तो हम पूरा सीधे सीधे लिख देते हैं। जो स्वर सहित होते हैं उनको तो हम क्या करते हैं, पूरा पूरा लिख देते हैं। जो क्या होते हैं, स्वर रहित होते हैं, जो स्वर रहित होते हैं उनके नीचे हम क्या लगते हैं, हलंत लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं। तो जहां जिस अक्षर के नीचे हलंत लग गया तो वो क्या होता है, आधा वर्ण कहा जाता है, यानी उसमें स्वर नहीं पाया जाता, उनमें स्वर जुड़ा नहीं होता है। तो वही बोला है द्वित व्यंजन में कि जब एक स्वर सहित वर्ण रहेगा और एक स्वर रहित, यानी एक वर्ण में स्वर स्थित रहेगा, उपस्थिति रहेगी, एक में स्वर की उपस्थिति नहीं रहेगी। और जब ये दोनों वर्ण एक होंगे, दोनों वर्ण एक होंगे, जैसे एक ज है तो दूसरा भी ज होगा, लेकिन एक स्वर सहित होगा और एक क्या होगा, स्वर रहित होगा। और जब ये आपस में जुड़ेंगे तो जो हमारा वर्ण बनेगा वही हमारा द्वित व्यंजन कहलाएगा। जैसे मिट्टी में देखिए एक ट है जो कि हलंत वाला है, यानी ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, और ये जो ट है इसमें हलंत नहीं लगा है, इसलिए ये क्या है, स्वर सहित है। तो स्वर रहित और स्वर सहित वर्णों के मेल से द्वित व्यंजन बनते हैं। कौन से व्यंजन बनते हैं, द्वित व्यंजन। दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि एक स्वर सहित वर्ण होगा, एक स्वर रहित वर्ण होगा, और उनका जब आपस में मेल होगा तो हमारा द्वित व्यंजन बनेगा। जैसे मिट्टी में आधा ट और पूरा ट, धम्म में आधा म पूरा म, दिल्ली में आधा ल पूरा। और ध्यान ये भी रखना है कि दोनों वर्ण एक जैसे होने चाहिए, दोनों वर्ण समान भी होने चाहिए, क्योंकि आगे हमारा जो आने वाला है उसमें वर्ण क्या होंगे, एक स्वर सहित एक स्वर रहित होगा, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न वर्ण रहेंगे। तो यहां पे दोनों वर्ण हमारे एक रहेंगे, दोनों वर्ण कैसे रहेंगे, एक रहेंगे। आगे हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे, अब हम देखेंगे संयुक्ताक्षर, जो हम बताए थे कि इसमें क्या होते हैं। अभी ऊपर हम डिस्कस किए थे कि द्वित व्यंजन, उसके बाद द्वित व्यंजन में दोनों व्यंजन क्या थे, हमारे एक जैसे थे, लेकिन एक स्वर सहित था, एक स्वर रहित था। इस संयुक्ताक्षर में क्या होगा, इस संयुक्ताक्षर में क्या होगा कि भिन्न वर्ण एक होगा, स्वर रहित स्वर सहित भिन्न वर्ण होंगे। ठीक होगा, कैसे होंगे, भिन्न वर्ण होंगे, यानी अगर एक म है तो दूसरा ह हो जाएगा, यानी दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, एक स्वर सहित होगा, एक स्वर सहित होगा और एक स्वर रहित, एक में स्वर होगा एक में स्वर नहीं होगा। और ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो उससे हमारा क्या बनेगा, संयुक्ताक्षर बनेगा। जैसे तुम्हारा में देखिए म आधा है और ह क्या है, पूरा है। तो आधा एक में स्वर रहित हो गया, एक में ह, ये क्या हो गया, स्वर सहित। और दोनों कैसे हैं, भिन्न भिन्न वर्ण है, एक म है एक ह है, और ये जब आपस में मिले तो इस तरह का वर्ण क्या कहलाया, हमारा संयुक्ताक्षर कहलाया। जैसे निम्न में देखिए आधा म और पूरा न, कुम्हार में आधा म और पूरा ह, यानी एक स्वर सहित एक स्वर रहित, और दोनों भिन्न, जो भिन्न वर्ण होंगे आपस में जुड़ेंगे तो वहां पे हमारा संयुक्ताक्षर होगा। इसका हम लास्ट टॉपिक आज देखेंगे, अयोगवाह। क्या देखेंगे,
अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या होते हैं? जो ना ही स्वर में और ना ही व्यंजन में आते हैं, यानी वे वर्ण जो ना तो स्वर में आएंगे ना तो व्यंजन में आएंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह। जैसे अंग और अह, ये हमारे क्या है? अयोगवाह कहे जाते हैं। अयोगवाह विसर्ग होता है, यानी जो हम विसर्ग लगाते हैं, ये जो विसर्ग लगाते हैं दो बिंदी दे के, वो भी हमारे क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारा भाग 1 था। अब आगे हम लोग भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे कल। धन्यवाद।